हेलो दोस्तों, ग्रूफर पर दोबारा खुश आमदीद। आज मैं बात करने वाला हूँ ऑन अकाउंट पेमेंट्स। पाकिस्तान के अंदर ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा आम पाई जाती है। कंपनीज ऑन अकाउंट पेमेंट्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करती हैं। ऑन अकाउंट्स पेमेंट क्या है कि किसी कस्टमर से जब पेमेंट रिसीव करते हैं या फिर सप्लायर को पेमेंट करते हैं तो विदाउट इनवॉइसेस रेफरेंसेस। अब ये बात करने में बहुत एक छोटी सी चीज़ लगती है। अकाउंटिंग पीपल भी जब ईआरपी सिस्टम की बात करते हैं, कहीं पर इम्प्लीमेंटेशन चल रही होती है, तो उनका सबसे पहले क्वेश्चन होता है ऑन अकाउंट पेमेंट का ऑप्शन या फीचर अवेलेबल है। अगर किसी ईआरपी सिस्टम के अंदर ये ऑप्शन नहीं होता तो उनको ये लगता है कि शायद ये एक अच्छा ईआरपी सिस्टम नहीं है, ये एक फीचर लेस जो प्रोडक्ट है, ईआरपी सॉल्यूशन है। लेकिन ऑन अकाउंट पेमेंट्स का हकीकत में बहुत ही मसाइल हैं, बहुत ही इसके सीरियस किस्म के इसके ड्रॉबैक्स हैं जो कि वन बाय वन मैं डिस्कस करता हूँ। अनफॉर्चुनेटली कंपनीज बजाय ये अपनी ऑन अकाउंट पेमेंट्स की प्रैक्टिस को चेंज करने की बजाय वो ईआरपी सिस्टम या फिर सॉफ्टवेयर्स को चेंज करने पर अपनी सारी एफर्ट्स लगा देती हैं, जिसकी वजह से इम्प्लीमेंटेशन भी उनका कॉम्प्लेक्स हो जाता है और जो बिजनेस ऑपरेशंस हैं उनके अंदर भी लूप होल्स रह जाती हैं। अब वो ड्रॉबैक्स क्या हैं? सबसे पहला ड्रॉबैक्स तो है कि आपकी जो पेमेंट्स हैं उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती। अब पेमेंट्स आप लमसम कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं विदाउट इनवॉइसेस रेफरेंसेस, तो अब उसकी कोई ट्रेल नहीं होती। अब पेमेंट्स आपके सिस्टम के अंदर पड़ी हुई है, जैसे ही कुछ पेमेंट्स आ जाती हैं तो अब उसकी इनवॉइसेस के साथ नॉक ऑफ करना, रिकंसाइल करना वो एक चैलेंज बन जाता है। और इसी वजह से देखा गया है कि कंपनीज ओवर द पीरियड आफ्टर 1 ईयर या फिर कुछ अरसे बाद वो कस्टमर्स के साथ या सप्लायर्स के साथ उनका एक वो चल रहा होता है जी कि ये रिकंसाइल नहीं हो रहा। जो सप्लायर्स हैं उनसे लेजर मंगवाए जाते हैं, जी आप हमें लेजर सेंड करें ताकि हम अपने सिस्टम को रिकंसाइल करें। इसी तरह कस्टमर्स की स्टेटमेंट मंगवाई जाती हैं जी कि हम अपने सिस्टम के अंदर रिकंसाइल करें। और बहुत सारी कंपनीज को सप्लायर्स और कस्टमर्स की स्टेटमेंट्स के ऊपर आमीन करना पड़ता है, रिलाई करना पड़ता है। वो अपने सिस्टम को उनके हिसाब से चेंज कर लेते हैं। हालांकि आपके कस्टमर को आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं, आपकी जो ट्रांजैक्शंस हैं, उस हिसाब से चेंज करना चाहिए। अब ये कितना बड़ा ड्रॉबैक है, पहला सिंपल मैंने बता दिया। अब ये यहीं पर ये चीज़ रुकती नहीं है, ये दूसरी चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। और दूसरा ये कि बैंक रिकन्सिलेशन मुश्किल हो जाती है। जब पेमेंट्स के साथ कोई रेफरेंस ही नहीं है तो फिर वो रिकन्सिलेशन कैसे होगी, उसके अंदर बहुत डिफ़िकल्टी आती है। और रिकन्सिलेशन के ऊपर इतना टाइम स्पेंड हो जाता है कि जो मंथ एंड है वो ही दूसरा महीना ख़त्म होने वाला होता है और पता चल रहा होता है जी कि अभी रिकन्सिलेशन चल रही है, तो अभी जो मंथ एंड है वो प्रीवियस मंथ एंड ही क्लोज नहीं हुआ। कंपनीज अपना जो कैश फ्लो है उसको कभी मेंटेन ही नहीं कर पाती, क्योंकि जब आपको यही नहीं पता कि जो पेमेंट्स हैं वो रिसीव कब हो रही हैं और हमने जो पेमेंट्स करनी है वो कब हम कर सकते हैं, तो कैश फ्लो कैसे मेंटेन होगा, कैसे पता चलेगा कि किन डेट्स के ऊपर कैश हमें रिसीव होगा, किन डेट्स के ऊपर हम जो कैश की हमें पेमेंट्स करनी है। तो कभी भी कैश फ्लो, वो रियलिस्टिक कैश फ्लो स्टेटमेंट्स जो हैं वो क्रिएट ही नहीं कर पाते। और अगर क्रिएट भी करनी होती है तो अकाउंटिंग पीपल के लिए, जो फाइनेंस के लोग हैं, मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया, फाइनेंस के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। और जब वो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाकर लेकर भी आते हैं तो वो हाइपोथेटिकल होती है, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं होती, क्योंकि बहुत कम टाइम होता है मैनेजमेंट को वो प्रेजेंट करनी है। तो कम टाइम के अंदर इतना डाटा कलेक्ट करना एक बड़ा चैलेंजिंग रहता है। तो जब पेमेंट्स ऑन अकाउंट हो रही हैं, उनके साथ इनवॉइसेस का रेफरेंस ही नहीं है, तो फिर वो कैसे पता चलेगा कि पेमेंट्स जो हैं वो उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि कंट्रोलिंग जो ड्यू डेट कैलकुलेशन है वो इनवॉइसेस से ही की जाती है। अच्छा, यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है कि जब सेल ऑर्डर्स क्रिएट करते हैं और परचेज ऑर्डर्स क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर पेमेंट टर्म्स के ऊपर बड़ी डिस्कशन चलती है। पेमेंट टर्म्स को लॉक किया जाता है जी कि इसकी पेमेंट टर्म ये होगी, इसकी पेमेंट टर्म्स ये होगी। लेकिन कुछ अरसा गुजरने के बाद वो पेमेंट टर्म्स पता नहीं कहाँ होती हैं, क्योंकि
ऑन अकाउंट्स पेमेंट चल रही होती हैं। जब ऑन अकाउंट्स पेमेंट चल रही हैं तो कैसे पता चलेगा? सिस्टम आपको बता ही नहीं रहा, आप सिस्टम से वो बेनिफिट ही नहीं ले रहे कि इसकी पेमेंट ओवर ड्यू हो रही है या नहीं ओवर ड्यू हो रही। अब हमारे पाकिस्तान के अंदर तो ओवर ड्यू आइटम्स के ऊपर किसी किस्म का सरचार्ज वगैरह नहीं है, कोई किसी भी किस्म का इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करते, लेकिन यूरोपियन और अमेरिका कैनेडियन कंपनीज जो हैं वो तो अगर लेट पेमेंट्स आती हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट वो चार्ज करती हैं, तो इस वजह से इन फीचर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हम इसको इफेक्टिव बनाने की बजाय ऑन अकाउंट के ऊपर चल रहे होते हैं, और एक सिस्टम जो आपको हेल्प करने के लिए आपने ईआरपी सिस्टम अपनी कंपनी के अंदर इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसको इंस्टॉल किया होता है, उससे हम वो बेनिफिट लेने की बजाय मैनुअली कैलकुलेट कर रहे होते हैं एक्सेल शीट्स के ऊपर, या फिर लिख रहे होते हैं अकाउंटेंट जी कि अच्छा इसका इतना बैलेंस बच गया है तो इससे अच्छा इतनी पेमेंट जो है वो कॉल करें जी इतनी पेमेंट ले लें। तो ये कितना बड़ा ड्रॉबैक है कि कैश जो फ्लो है वो कभी भी ये रियलिस्टिक कंपनीज प्रिपेयर कर ही नहीं पाती, जिसके ऊपर वो अपनी आने वाली जो फोरकास्टिंग कर सके, या फिर अगर कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई प्लानिंग करनी है, तो कंपनीज अपनी अच्छी प्लानिंग कर सकें। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जो इनवॉइसेस और बिल्स में डिस्प्यूट आ जाता है वो उसको हैंडल नहीं हो पाता। अब जो आपका कस्टमर है उसने किसी वजह से पेमेंट होल्ड कर ली है, उसमें पार्शली पेमेंट कर रहा है, या फिर उसने जो मटेरियल रिसीव किया है उसके ऊपर वो कोई पेनल्टी चार्ज कर रहा है, अपनी तरफ से उसने पेनल्टी चार्ज कर दी है, और उस पर्टिकुलर डिलीवरी के ऊपर, या फिर उसमें कोई शॉर्टेज है या फिर कोई मटेरियल डैमेज आ जाता है, तो किसी वजह से वो शॉर्ट पेमेंट कर रहा है। अब जब आप ऑन अकाउंट पेमेंट, वो भी ऑन अकाउंट पेमेंट कर रहा है क्योंकि प्रैक्टिस के अंदर नहीं है, कंपनीज अपने कस्टमर को ये चीज़ बहुत इजीली है इन्फोर्स हम कर सकते हैं कि इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट करके इस तरीके से पेमेंट की जाए, क्योंकि हम यूज टू हैं ऑन अकाउंट के ऊपर। तो अब वो जो जिस इनवॉइस के अंदर डिस्प्यूट है या बिल के अंदर डिस्प्यूट है उसको सेटल ही नहीं हो पाता। तो ईयर एंड के ऊपर बैठे होते हैं कस्टमर्स के साथ, जो अकाउंटिंग पीपल हैं कस्टमर के साथ जी मीटिंग अरेंज करें, हमारे पास आपका ये बैलेंस आ रहा है, आप अपनी बुक्स के अंदर हमें ये बैलेंस बता रहे हैं, फिर उसको रिकंसाइल करना शुरू करते हैं जी अच्छा कहाँ पर डिस्प्यूट आ रहा है। और अगर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा है तो एंड में सेटलमेंट क्या होता है, एक बैलेंस फाइनलाइज कर लिया जाता है, अच्छा ये हम बैलेंस फाइनलाइज कर लेते हैं, पीछे वाला छोड़ें, अब आइंदा से हम थोड़ा सा अपने आप को चेंज करेंगे, थोड़ा सा आप अपने आप को चेंज करें, और वो कभी नहीं होता। आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर अगेन उसी कस्टमर के साथ उसी टॉपिक पर बात चल रही होती है जी कि ये जो डिस्प्यूट है ये क्यों आ रहा है। और ये ख़ास तौर पर जो मिड साइज़ और लार्ज कंपनीज हैं उनके अंदर तो ये बहुत ज़्यादा इशू रहता है। फिर उसके बाद स्पेशली इन द कॉरपोरेट सेक्टर जो ऑडिट है और कंप्लाइंस है उसका बहुत ज़्यादा इशू रहता है। ऑडिटर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिटेल डिमांड कर रहे होते हैं, और कंपनीज के पास उनकी जो ट्रेल है वो नहीं बन पा रही होती, और एक पूरी जो फोर्स है वो जब ऑडिट चल रहा होता है किसी भी फर्म के अंदर, तो एक कुछ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो डेडिकेट कर दिए जाते हैं सिर्फ ऑडिट को क्लियर करवाने के लिए, और बहुत ज़्यादा वो बिज़ी रहते हैं डिटेल्स प्रोवाइड करने में। और मेरे भी एक्सपीरियंस के अंदर है, अकाउंटिंग पीपल उन दिनों आपको कंपनीज के अंदर मिलेंगे, वी आर वेरी मच बिज़ी इन ऑडिट के अंदर हम बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं। हकीकत ये है कि जो डॉक्यूमेंट है उनके प्रॉपरली रेफरेंसेस मेंटेन नहीं होते, और डाटा प्रेपरेशन के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होता है। ऑडिटर्स डिटेल डिमांड कर रहे होते हैं और अकाउंटिंग पीपल्स के पास वो डिटेल नहीं होती, और बहुत ज़्यादा उनको डिटेल बनानी पड़ती है। और समटाइम्स ईआरपी के ऊपर भी वो ब्लेम आ जाता है जी कि ईआरपी सिस्टम ये फेल है हमारा बिज़नेस रन करने के लिए, क्योंकि ये इतनी जो डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड नहीं करते। हकीकत ये है कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस ईआरपी ऑफ़र करते हैं, रिकमेंड करते हैं, उनको फॉलो नहीं किया जाता। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर किसी और वीडियो के अंदर मैं डिटेल के साथ बात करूंगा। आज के वीडियो के अंदर इतना ही काफ़ी है। ये मैंने कुछ जो ड्रॉबैक्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं हाईलाइट किए हैं
कि सिर्फ ऑन अकाउंट पेमेंट की प्रैक्टिस को अगर बेहतर कर लिया जाए तो हम बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस कर सकते हैं, उनको मिनिमाइज कर सकते हैं। और वन ऑफ द माय फेवरेट टॉपिक है जो कैश फोरकास्टिंग है या फिर कैश फ्लो है, उसको कंपनीज बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकती हैं, जिसको इम्प्रूव करने के लिए कंपनीज बहुत ज़्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं कि किसी तरीके से हमारा जो कैश फ्लो और जो कैश पोजीशनिंग है, कैश फोरकास्टिंग है, वो बेहतर हो सके। और इसीलिए बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो सिर्फ एक सिंगल पॉइंट के ऊपर वो डिसाइड करती हैं कि हमें अपनी कंपनी के अंदर ईआरपी सिस्टम्स लगवाने चाहिए। लेकिन ईआरपी आने के बाद भी जब आप अपने प्रैक्टिसेस को चेंज नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ते रहेंगे। चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आने वाली वीडियो में कोई और प्रॉब्लम मैं आपके साथ शेयर करूंगा ईआरपी से रिलेटेड। तब तक थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।